गुड इवनिंग गाइस। इससे पहले के लेक्चर में पाचन पूरा अच्छी तरीके से समझ चुके थे। हमने ये भी बताया था किस प्रकार से पेट में पाचन होता है, कान चूर्ण के बारे में बताया था, कान के बारे में बताया था, कायल के बारे में बताया था, छोटी आदि पाचन, मुंह में पाचन किस प्रकार से होता है, कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो सांपों में जहर का निर्माण करती है, इसके बारे में बताया था। और दांत कितने प्रकार के हो चुके थे, इन सब के बारे में बता चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चरों में, पाचन के लेक्चरों में। ठीक है, आज के वीडियो में पाचन हम लोगों ने पूरा खत्म करके हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे जैक प्रक्रम में जो दूसरा मेन पार्ट होता है श्वसन का, उसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, श्वसन यानी कि हम पढ़ेंगे श्वसन में श्वसन तंत्र के बारे में। इसको इंग्लिश बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बोलते हैं। और श्वसन होता है क्या, मतलब हम लोग सांस लेते हैं ना, श्वसन, सांस लेना ही श्वसन होता है। ओके, होता है। अब देखिए श्वसन, इसमें लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सिस्टम लगा है ऐसी, यानी कि इसमें हम लोग को बहुत सारे अंगों को पढ़ना पढ़ना होगा। क्योंकि यार जब बहुत सारे अंग मिलेंगे, किसी एक को काम करते हैं, किसी एक का काम करते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, उसका सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो जिस सारे से अंग मिलकर क्या करेंगे, श्वसन करवाएंगे, इसलिए ये क्या कहलाया, श्वसन तंत्र कहलाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाया। आप आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वसन तंत्र में या श्वसन एक क्या कैसी क्रिया है, तो श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण क्रिया इसको क्यों कहा गया, ये जब केमिस्ट्री में पढ़ा था, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, वो ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, और इसमें जब हम लोग श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ये कैसी क्रिया कहलाई, तो हमारी ऑक्सीकरण क्रिया कहलाई। ओके, तो ये कैसी क्रिया कहलाई, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाई। अब बात करते हैं अपापची क्रिया। तो जिस श्वसन जो है एक अपापची क्रिया भी है। अपापची क्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन, देखो किसी चीज को जो तोड़ना होता है ना, यानी कि बड़े बड़े अंगों को या छोटे छोटे भागों में तोड़ना, या बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा कैटाबॉलिक या अपापची कहलाता है। ठीक है, तो उसको तोड़ना और इसको अगर जोड़ने की बात है, छोटे छोटे कणों को बड़े में जोड़ना क्या कहलाता है, हमारा एनाबॉलिक कहलाता है, जिसे हम उपापचयी क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए श्वसन के दौरान हम लोग ऊर्जा एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। और ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है, ऊष्मा किस प्रकार प्राप्त होती है। हम लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि ऊर्जा तो हम लोग खाना खाने से प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि छोटी आदमी जब खाने को पाचन अच्छी तरीके से वहां कंप्लीट हो चुका था, वहां से उसको ऑब्जर्वेशन कराएगा, तो वहां से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त हो गई थी। पर यहाँ से कैसी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहाँ से जैसी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम बताएंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र पढ़ाएंगे, तो वहां पर बताएंगे ग्लूकोज का निर्माण हो चुका है, फिर ग्लूकोज को तोड़ के दोबारा ग्लूकोज बनाया गया, उससे हमें रियल ऊर्जा मिली है। तो वहां पर बताएंगे किस प्रकार से ऊर्जा एवं ऊष्मा का निर्माण होता है। अब देखिए ऊष्मा का निर्माण दो तरीके से होता है। ऊष्मा हमारे शरीर में क्यों होती है, क्योंकि एक तो हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है 120/80 की स्पीड से, तो एक तो इसकी वजह 120 की वजह से हमारे शरीर जो है गर्म रहता है। ठीक है, और दूसरा इसका कारण क्या है कि हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसी की वजह से, इसकी वजह से भी जो है हमारा शरीर गर्म रहता है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसमें क्या होता है, एक तो उसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो भी काम करना बंद कर देता है, और दूसरा जो उसके रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें खून दौड़ रहा होता है, ब्लड वेसल्स में हमारा, वो भी बंद हो जाता है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो तापमान होता है वो कम हो जाता है और शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो कोई भी चीज जब दौड़ती है ना, तो उसमें क्या होता है, जब कोई भी चीज दौड़ती है तो उसमें ऊष्मा तो आती है, तो हम लोग जब थक जाते हैं तो देखते हैं अपना बॉडी और ज्यादा हम लोग गर्म हो चुका है। इसी तरीके से बार बार दौड़ती रहती है तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसे हम अपने दोनों हाथ लेते हैं, दोनों हाथ को इस तरीके से रगड़ते हैं ना, तो इसके लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से घर्षण करने हैं, और फिर इसको हाथ में लगा के देखो, गाल पे लगा के देखो, गर्म हो गए कि नहीं हो गए। इसी वजह से ये भी गर्म हो जाते हैं जो लगातार दौड़ते दौड़ते रहते हैं। ओके, तो ऊर्जा एवं ऊष्मा का निर्माण भी होता है श्वसन से, हमारा होता है, ये श्वसन से हो रहा है। ठीक है, श्वसन से। अब पढ़ते हैं श्वसन अंग के बारे में, कि हम लोग श्वसन अंग हमारे कौन कौन से होते हैं, हम लोग किस किस से सांस लेते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या सोचते थे छोटे पे, कि जो नाक जो है हमारा श्वसन अंग है, क्योंकि हम लोग नाक से सांस लेते हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग नाक से सांस नहीं लेते हैं, क्योंकि नाक सिर्फ हमारा क्या करती है, वो एक मार्ग है, एक मार्ग जो है वायु का अंदर जाने का। रियलिटी में जो हम लोग सांस लेते हैं वो हम लोग फेफड़ों सांस खींचते हैं, फेफड़ों से जब सांस खींचते हैं वो जाता किसके, नाक के द्वारा हम लोग के शरीर के अंदर तक जाता है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा जाता है, नाक के द्वारा जाता है, यानी कि नाक एक माध्यम है और एक हिस्सा है श्वास लेने का। रियलिटी में जो श्वसन करते हैं हम लोग फेफड़ों से करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। अब सभी लोग देखो, सबकी वैरायटी अलग अलग होती है। जैसे कि आपने वो वाले नहीं, कोई मिल गया पिक्चर में देखा था कि वो जादू नाम का प्राणी आया था धरती पे,
तो जादू नाम का प्राणी क्या धूप से पोषण प्राप्त करता था। सबकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार से जानवरों की अलग क्वालिटीज होती हैं, कीड़े मकोड़ों की अलग होती है, हम इंसानों की अलग क्वालिटी होती है। तो हमारी क्वालिटी क्या होती है? हम लोग क्वालिटी जो है, लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं, बट कीट मकोड़े फेफड़ों से सांस नहीं लेते हैं। वो लोग किससे सांस लेते हैं? वो लोग डायरेक्ट ट्रैकिया सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ट्रैकिया हमारे यहाँ पर होती है, अभी इसमें बताएंगे जब इस फिगर को समझाएंगे ट्रैकिया के बारे में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। वो यहाँ से होती है, फेरिंक्स से नीचे तक, स्वयंत्र से नीचे होते हैं ट्रैकिया, उससे डायरेक्ट सांस लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मछली किससे सांस लेती है। तो मछली सांस लेती है गिल से, जिसे हम क्लोम भी कहते हैं। देखो, कभी कभी किताबें भी हम लोग बहुत ज्यादा भटका देते हैं। किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र तो जरूर है, बट ये कुछ राइटर्स क्या करते हैं, अपना एक्स्ट्रा बुद्धि भी लगाते हैं यार, मतलब भटकाने के लिए, कुछ नया दिखाने के लिए ऐसा घुमा देते हैं जो हम लोगों को समझ नहीं आता। हमने कई जगह पे ये भी पढ़ा था पहले, जब पढ़ाते नहीं तो उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो मछलियां जो होती हैं गलफड़ से सांस लेती हैं, और कुछ लोग कहते हैं क्लोम से सांस लेते हैं। तो उसमें कंफ्यूज जाते हैं, क्लोम से लेती हैं गलफड़ से लेती हैं। टीचरों से पूछा, उनको खुद नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था। बाद में पता चला कि गलफड़ और क्लोम एक ही होता है। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं क्लोम, इंग्लिश में कहते हैं गिल्स, और इसको उर्दू में कहते हैं गलफड़। ठीक है, तो यानी कि जो दोनों सांस लेती एक होतांग जी एक ही है, पर इसका पर्यायवाची एक तरीके से है, इसके नाम अलग अलग है। तो जो सांस एक ही से लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेढक किस प्रकार सांस लेता है। तो मेढक एक एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटी का है, तो इधर सभी सांस ले लेता है। देखो किस तरीके से, जब मेढक बिल्कुल छोटा होता है, नवजात अवस्था में होता है, जिस प्रकार से जब बच्चा नवजात अवस्था में नहीं तो गोदी में खेल रहा होता है, उसी प्रकार से जब मेढक जो होता है नवजात अवस्था में होता है तो वो टेडपोल कहलाता है। और उस अवस्था में जब मछली की तरह होता है, इसीलिए जब मछली की तरह सांस लेता है। और मछलियां सांस किससे लेती हैं? गिल से लेती हैं। तो उस समय पे जब टेडपोल गिल से सांस लेता है, यानी गलफड़ से सांस लेता है। अब जब जब मेढक बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, टकटक हो जवान हो गया, उस टाइम पे जो दो तरीके की सांस लेता है। पहला, वो अपने श्वास लेता है त्वचा से, दूसरा लेता है फेफड़ों से। जब तक वो जमीन पे रहता है तब तक सांस लेता है फेफड़ों से, और जब वो मिट्टी के अंदर चला जाता है तो तब वो कैसी अवस्था में हो जाता है? निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है। तो वहां पर वो, जब वो निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, तब वो त्वचा से सांस लेता है मिट्टी के अंदर। ओके, तब वो किससे सांस लेता है? त्वचा सांस लेता है। यहां तक हम लोग सब समझ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रीथिंग की, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग होता है क्या है? सांस लेने और छोड़ने दोनों की जो प्रक्रिया होती है ना, लेना और छोड़ना, वो कहलाता है हमारा श्वासोच्छ्वास, ये ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसके ये किस तरह का होता है, इसमें हमने क्या बताया था? श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो श्वास लेना को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इंस्पायरेशन, और इंस्पिरेशन होगा, इंस्पिरेशन, और उसको छोड़ना को कहते हैं एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन। और इसको कहते हैं निश्वसन, इसको कहते हैं निश्वसन। बस इतना अंतर है, इसमें विसर्गे लगी हैं, इसमें नहीं लगी हैं। तो श्वास लेना क्या कहलाता है? निश्वसन, और श्वास छोड़ना क्या कहलाता है? निश्वसन। देखो, श्वास जो हम लोग लेते हैं, तो हम लोग वायु के रूप में श्वास को लेते हैं। डायरेक्ट ऑक्सीजन आके हमारी नाक में आके नहीं चली जाती है, हमारे फेफड़ों में। हम लोग वायु को लेते हैं, और वायु में कई प्रकार की चीजें मिली होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, ऑक्सीजन मिली होती है, और नाइट्रोजन गैस भी मिली होती है। तो हम लोग इन सबको लेते हैं, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन को लेते हैं। अब हमारी बॉडी से उसको निकालती है, किस प्रकार से निकालती है वो बात अलग होती है। देखो, हम लोग वायु से क्या क्या लेते हैं? हमारे वायुमंडल में जो 78% है नाइट्रोजन गैस मिली है, और 21% जो है ऑक्सीजन गैस मिली है, और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है। क्लियर? तो वायु के रूप में हम इन तीनों को ले लेते हैं, इन तीनों को ले लिया। अब जब लोग सांस, श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस लेना और छोड़ना। श्वास हमने ली तो इन तीनों को अंदर ले लिया। ठीक है, अब हम लोग सांस छोड़ेंगे। श्वास जब छोड़ेंगे तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? नाइट्रोजन गैस तो 78% की जैसी ली थी वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब है नहीं। उसके बाद में ऑक्सीजन की हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन लेते तो 21% है, पर छोड़ते हैं उसके बाद 17% है। ठीक है, 21% ली और 17% छोड़ दी, यानी इसमें 4 का अंतर होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कम लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे शरीर की जरूरत होती नहीं है। और क्रेब्स चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन खर्च होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग 4% छोड़ देते हैं।
तो कितना अंतर हुआ, ऑक्सीजन 21% ली पर छोड़ी 17%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ली पर छोड़ी हम लोगों ने 4%। हम लोग यहाँ सोचो श्वास तक समझ चुके हैं। हम लोगों ने ब्रीथिंग में समझ ली, श्वास लेना और छोड़ना को क्या कहते हैं कि हम लोग श्वास कहते हैं। ओके, हमने पाचन में बताया था कि पाचन किस प्रकार से होता है। जब लोग भोजन को खाते हैं, भोजन किस किस रास्तों से होकर निकलता है, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ भोजन बढ़ रहा है। उसी तरीके से जो हमारी सांस भी होती है, जो वायु हम लोगों ने ली है ना, वो किस किस जगह तक जाती है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बताया था कि हम लोग पहले समझते थे कि जो नाक से हम लोग सांस नहीं लेते हैं, नाक सिर्फ एक मार्ग है, एक रास्ता है सांस लेने का। ठीक है, तो वायु को श्वसन, और उसको श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग क्या होता है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। अनुसरण यानी कि उसको फॉलो करना। यार हम लोग भी किसी को फॉलो करते हैं, कोई चल रहा है उसके पीछे चल के फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, अनुसरण करना होता है। इसी प्रकार से वायु भी जिस मार्ग का अनुसरण करती है वो क्या कहलाता है, उसका श्वसन मार्ग कहलाता है। तो अब वायु स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ तक जाके रुकती है, खत्म होती है, फिर किस प्रकार से निकलती है। देखो, वायु जब होती है हमारे, सबसे पहले घुसती है हमारे नाक में घुसती है, पर नाक में भी पार्ट होते हैं। देखो, जब लोग सांस लेते हैं, इस प्रकार सांस ली हमने, सबसे पहले मैंने कहा गया नासा छिद्र। ये दो जो छिद्र दिख रहे हैं ये होते हैं नासा छिद्र। नासा यानी कि नाक, तो नाक के छेदों में सबसे पहले वायु जो है घुसती है। ठीक है, तो नासा छिद्र से सांस गई, यहाँ गई, और नासा छिद्र में हमारे बाल होते हैं। आपने देखे होंगे किन्हीं किन्हीं लड़कों के ज्यादा बाल निकले होते हैं नाक में, तो वो काम क्या करते हैं, वो नाक के बाल ये काम करते हैं कि जो हम लोग धूल कण भी लेके जा रहे हैं वायु के साथ में। ओके, लाइट प्रॉब्लम आ गई थी इसी वजह से। देखो, हम लोग कहाँ पहुंचे थे, हम लोग पहुंच गए थे नासा छिद्र पर। नासा छिद्र से जैसे हम लोग सांस अंदर लेते हैं, तो नासा छिद्र में हम लोग बाल पाए जाते हैं। वो बाल काम क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग जो सांस लेते हैं एकदम प्योर फिल्टर होकर सांस नहीं आती है हम लोगों के अंदर। हम लोग देखते हैं एनवायरमेंटल में कई सारे धूल कण भी हैं, तो सांस के साथ में वो भी जाते हैं, और कुछ कुछ ज्यादा बड़े धूल कण चले जाते हैं। तो ये जो बाल होते हैं ना, हम लोग के वही उसको रोकने का काम करते हैं। ये बाल उसको रोकने का काम करते हैं, धूल कणों को। उसके बाद सांस जो होती है सी से हमारी नासा छिद्र से गई अंदर। नासा छिद्र के बाद हमारा स्टेप कौन सा आता है, पहला स्टेप आ गया नासा छिद्र। दूसरा स्टेप आता है नासा कपाट का, जहां से ये खुल, यहाँ जहाँ पे ये वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ होता है नासा कपाट। नासा कपाट में आपका पाया जाता है म्यूकस, यानी पूरे जो मतलब पूरी तरीके से जो उसने जो धूल कण है जो छान नहीं पाए हैं उसको फिर ये क्या करता है, यहाँ पर जो म्यूकस पाया जाता है वो सारे धूल कण यहाँ पर चिपक जाते हैं आकर के, ताकि प्योर जो हवा है ना एक तरीके से छन के आपके यहाँ तक पहुंच सके, आपके फेफड़ों तक पहुंच सके। इसीलिए यहाँ पर दूसरा स्टेप कहा था नासा कपाट। पहला नासा छिद्र, नासा कपाट। नासा कपाट में पाया गया म्यूकस जिसने धूल कणों को चिपका लिया। उसके बाद जो हमारी जो वायु होती है कहाँ पर प्रवेश करती है, उसके बाद में जो वायु होती है हमारे फ्रेंक्स पे प्रवेश करती है, क्या कहते हैं, श्वसनी में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है, ग्रसनी में प्रवेश करती है, श्वसनी में करती है। इसको ग्रसनी, जी ग्रास नली नहीं है, ग्रास नली नहीं है, ये क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी किस प्रकार ग्रसनी होती है, हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स ये होती है, देखो पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, और फिर उसके बाद फेरिंग्स इस तरीके से होती है यहाँ पर ऐसे अंदर के पोर्शन में, तो वहां होती है फेरिंग्स। फेरिंग्स से फिर वो हमारी जाती है फेरिंग्स, और फेरिंग्स से यहाँ पर, फेरिंग्स का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ से ऐसे जाके चलती है, यहाँ पर पहुंचती है, जहां से बोलते हैं हलक। जहां से पता है, यहाँ से लोग खाना खाते हैं, खाना अंदर जाता है, और जो सांस लेते हैं सांस भी यहाँ से ऐसे होकर के अंदर जाती है। तो जो फेरिंग्स में दोनों चीजें अंदर जाती हैं, यहाँ से खाना जाता है, सांस जाता है, तो वहां का जो हलक होता है बीच का हलक, तो वहां उसी को पोर्शन को बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद जो हमारी कहां पर जाती है वायु, जाती है स्वर यंत्र में, जिसे लैरिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। फेरिंग्स और लैरिंग्स, फेरिंग्स फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स, इनको ये भी कहते हैं। लैरिंग्स यानी कि होता है स्वर यंत्र। देखो हल्लक बताया तो हमने, यानी कि फेरिंग्स के बाद में जहाँ यहाँ से खाना जाता है, यहाँ से सांस भी अंदर जाती है। ठीक है, दोनों यहाँ से पहुंचते हैं लैरिंग्स में। लैरिंग्स यहाँ पर होता है। लैरिंग्स क्या करता है, कभी कभी नहीं हमारा गला बैठ जाता है, तो हम लोग बोलने में सहायक होती है चीज, हम लोग गला बैठता है। देखिए यहाँ से वायु कहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ पर पहुंचती है, प्रवेश करके पहला
नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी। उसके बाद कहाँ पर पहुंची हमारी, स्वरयंत्र पहुंची, जिसे कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स यहाँ ये बोलने का कभी काम करता है, यदि आप इसको दबा लेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, आप कभी चेक करके देखना, ज्यादा मत दबाना वरना नहीं गला घुटने से जाता है। इसको जो दबा लेंगे तो सही से बोल नहीं पाएंगे यार। खांसी आने लगती है इसको दबाने से, तो इतना सही से बोल नहीं पाता है। ठीक है, कभी कभी नहीं गला बैठ जाता है तो यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए वो सही से बोल नहीं पाता है। तो विक्स यहाँ पर लबलो लगा लेते हैं अच्छी तरीके से ताकि वो सही हो जाए। फिर कान ग्रसनी, फिर पहुंचा स्वर यंत्र में। अब देखो स्वर यंत्र के बाद में जो फाइनली पहुंचता है हमारा, वो पहुंचता है ट्रैकिया में। स्वर यंत्र के नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो होता है ट्रैकिया। फिर अगर जो वायु होती है हमारी पहुंचती है ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया से बताते हैं किस तरीके से। देखो स्वर यंत्र के बाद में यहाँ से जो होती है ट्रैकिया, ये होती है श्वास नली। ठीक है, ट्रैकिया के बाद जो होती है, जो वायु होती है यहाँ से प्रवेश करती है स्वर यंत्र के बाद से। अब ये पहुंची यहाँ पर ट्रैकिया में पहुंची। ट्रैकिया में पहुंचने के बाद में ये पहुंचती है ब्रोंकाई में। पहले जैसे सिंगल सिंगल आई ना, सिंगल लाइन ऐसी है जी उधर ट्रैकिया, और जैसे दो भागों में बांट बट जाती है, ये बन जाती है ब्रोंकाई। ठीक है, क्या बन जाती है, ब्रोंकाई। एक जे वाली ब्रोंकाई, एक जे ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई बची। उसके बाद में जब ब्रोंकाई जब ये इस तरीके से बढ़ जाती है अलग अलग पार्ट्स में, तो जो बोलते हैं बोले जाते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या बोल जाते हैं, ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोल। ठीक है, उसके बाद में ब्रोंकियोल में जो पाए जाते हैं, जो गुच्छीनुमा थैली पाई जाती है, गुच्छीनुमा संरचना में जो पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं हम लोग एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोली। अब एल्वियोली भरा होता है ब्लड। अब क्या करता है, जब वायु एल्वियोली में पहुंच जाती है तो वो दे देती है ब्लड को। वो किसको दे देती है, एल्वियोली पहुंचा देता है वायु को ब्लड में। तो ब्लड क्या करती है, फिर ब्लड उसको ले जा करके दे देती है सेल को, और सेल क्या किसको दे देता है, सेल दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस प्रकार से वायु हमारी चलती है। दोबारा रिपीट कर देते हैं किस प्रकार से वायु गई। साला में क्या लिया, सांस लिया, मैं जी करूँ सांस ली, सांस ली, सांस कैसे ली, पहले गई नासा छिद्र। ठीक है, नासा छिद्र में गई, फिर गई नासा कपाट में, फिर गई ग्रसनी में। इस तरह से गई ग्रसनी यानी खल्लक तक पहुंची, यहाँ से ग्रसनी में गई, और उसके बाद पहुंची स्वरयंत्र में। स्वरयंत्र के बाद किसमें पहुंची, ट्रैकिया पहुंची। जो सीधी लाइन है ट्रैकिया, सीधी सीधी है ट्रैकिया है। उसके बाद दो भागों में बट गई, यानी कि ब्रोंकाई, और फिर वो भी अलग अलग भागों में बट गए, तो ब्रोंकियोली। और ब्रोंकियोली में गुच्छीनुमा संरचना पाई जाती है, तो क्या होगी, एल्वियोली होगी। और एल्वियोली में ब्लड भरा होता है, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वही गैसों का आदान प्रदान का काम करता है। ठीक है, तो एल्वियोली पहुंची ब्लड में, और ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया और जाके दे दिया सेल को दे दिया। सेल ने किसे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैप्स चक्र चलता है, और वहां से हम लोग को CO2 मिलती है। फिर क्या होता है, CO2 को लेकर वही CO2 को ब्लड लेकर के देता जाता है फेफड़ों को, और फेफड़े उसको बाहर निकाल देते हैं। ओके, समझ में आया। देखो ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो खून को लाल करने का काम भी करता है, और यही गैसों का आदान प्रदान करने का काम भी करता है। यानी कि ऑक्सीजन लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारी वायु पहुंचती है, जो एल्वियोली में पहुंचती है जाकर के, यहीं पर स्टोर होती है वायु। अब यहीं पर जाकर पहुंच गई, यहीं पर भरा होता है ब्लड, और तो ब्लड का हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। ऑक्सीजन को ले जाकर के फिर क्या करता है, हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र बताएंगे, तब बताएंगे कि किस प्रकार से उसका वेग कितना होता है। जो आपने देखा होगा, कभी कभी डॉक्टर जो सुई लगाते हैं वो थोड़ी दवाई पहले बाहर निकाल देते हैं, उसको ठोक ठोक और ठोकते और हैं ताकि उसकी एयर निकल जाए। वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। फिर देखो क्या होता है कि ब्लड ऑक्सीजन को ले जाकर के सभी जगह डोनेट कर देता है, यहाँ हर जगह पूरे शरीर में डोनेट कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन डोनेट कर देता है, और ऑक्सीजन किसे डोनेट कर देता है, सेल को डोनेट, यानी कोशिका को डोनेट कर देता है। कोशिका के में माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स चक्र, जहां पर इसका यूज होता है, और फिर वहीं पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कि हीमोग्लोबिन फिर वापस लेकर के आता है और दे देता है फेफड़ों को, और फेफड़े उसको बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से हमारी होती है पूरी की पूरी प्रोसेस। ठीक है, अब देखो कोरोना वायरस में क्या होता था, कोरोना वायरस में क्या होता था कि कोरोना में जो तो एल्वियोली को जो प्रभावित करता था, फेफड़ों की इन्हीं हिस्से को प्रभावित करता था, इनमें जो कोरोना वायरस अच्छी तरह भर जाता था, तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी। और फिर अब जब सांस लेने में दिक्कत होती थी तभी इंसान मर जाता था। इसलिए आपने देखा था कितनी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर जो ढूंढे जा रहे थे, इसी वजह से ढूंढे जा रहे थे, क्योंकि यह इसको प्रभावित कर रहा था। सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि वो मेन टारगेट लंग्स को ही बनाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
तो मेन टारगेट वो किसको बनाता है, लंग्स को ही बनाता था मेन टारगेट। अब उसके बाद देखो यहाँ तक उन्होंने समझ लिया ये होती है ट्रैकिया। अब देखो यार ट्रैकिया में जो है सी शेप की रिंग्स पाई जाती हैं या सी शेप की आकृति पाई जाती है, इसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज हड्डी का कमजोर रूप होता है, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। और ये पाइप को चारों तरफ से पकड़े हुए होती है। इसका ये क्यों पकड़े हुए होती है, ये इसलिए पकड़े होती है ताकि देखो कभी कभी जो हम लोग तो खाना खा रहे होते हैं तब नहीं हम थोड़ी देर के लिए रुकी होती है, जब उसमें हवा रहेगी नहीं पाइप में तो ऐसा ना हो कि पाइप पिचक जाए। पाइप पिचक जाएगा तो फिर बाद में क्या होगा, हम लोग हवा लेंगे तो अंदर जा नहीं पाएगी। इससे क्या होगा, इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो क्या हो सकता है, इंसान की मृत्यु हो सकती है। अगर पिचक जाएगा, हवा अंदर जा नहीं पाएगी तो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए क्या करता है, जिस सी शेप की जो आकृति होती है ना, ये पाइप को पकड़ के रखती है ताकि वो पिचके ना। और इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज होती है जो उसको अच्छी तरीके से पकड़ के रखी होती है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो यार कभी कभी देखना होता है कब टीबी की जो बीमारी हो जाती है नहीं, खांसते खांसते इंसान मर जाता है। तो उसमें होता है क्या, कभी कभी आपने देखा होगा वो खांसते खांसते उसको मुंह से खून निकलने लगता है। तो उसमें क्या होता है, उसको जो कीटाणु होते हैं वो उसको अच्छी तरीके से काट कुछ कुतर देते हैं। जैसे चूहे नहीं कपड़ों को कुतर देते हैं, उसी तरीके से जो उसको कुतर देते हैं। और कुतरने से फिर होता है क्या है कि इसी वजह से यहाँ भरा होता खून, जब वो खांसते हैं ना फेफड़ों से निकल के आता है यहाँ से ऐसे, फिर पहुंच जाता है मुंह से और फिर मुंह निकाल देते हैं। तो इसीलिए खून गिरने लगता है क्योंकि वो इसको अच्छी तरीके से कुतर देते हैं। तो इस प्रकार से टीवी में वो होते हैं। अब देखो यार यहाँ तक तो मैं समझ में आया, हम लोगों ने सांस ली अंदर गई। अब सांस लेने के अंदर अंदर तो गई, फिर उसके बाद सांस हम लोग बाहर भी तो निकालते हैं। तो बाहर निकालने में भी एक जो पार्ट होता है हमारा मदद करता है, सबसे ज्यादा मदद करता है। क्योंकि यार फेफड़ा भी थोड़ा बहुत खचड़ा टाइप का होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जिस लेना जानता है उसको देने की आदत नहीं है। जैसे कि हम लोग उधारी लेना जब जानते हैं इसी तरीके से, पर देने की हम लोग को बहुत जल्दी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कौन दे यार, कौन दे ना, वो वही बात होती है। इसी तरीके से फेफड़ों को सांस लेने में बहुत मजा आता है। उसके बाद में लेकिन जब जब ये सांस निकालता है तो ऐसे नहीं निकालता है, इसको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो ये जल्दी नहीं निकालता है। तो उस सांस को हम लोग निकालेंगे नहीं, एक बार लेके बैठ गए, उसका यूज हो गया, अब हमारे पास ऑक्सीजन आ नहीं रही तो फिर होगा क्या, हम लोगों का कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों का क्या क्या होगा, सब बेकार। ठीक है, लेके बैठ जाएंगे फिर हम लोग क्या हो जाएगा, ऐसे बना रहेगा तो हम लोगों को दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो उसी को सांस निकालने फिर मदद करता है हमारा डायफ्राम। तो फेफड़ों के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। जब हम लोग सांस ले लेते हैं ना, हमारी जो सांस भर गई, फेफड़े फूल गए और इनमें बाहर आ गया तो जो थोड़ा नीचे दब गए। और तो जो डायफ्राम क्या करता है, फिर जो नीचे से कुछ खाता है, दाब लगाता है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो जो जब जो उसके पास फोर्स लगाता है तब ये क्या करते हैं, संकुचित हो गए, इसको निकाल देते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, वायु को निकाल देते हैं। फिर जो सांस लेता है, फिर डायफ्राम दाब लगाता है नीचे से, फिर वायु बाहर निकल जाती है। तो इसी प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। अब देखो यार फिल्मों में कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा एक चीज, कि फिल्मों में हीरो ने मारा पंच, ठीक है, पंच मारा, फिर एक और पंच मारा, और पंच मारने के बाद में उसको धकेल दिया, वहां से गाड़ी आके ठोक दी उसको, गाड़ी आ रही तो उसने उसको ठोक दिया, और ठोकने के बाद में उड़ा जाकर शक्तिमान जैसा उड़ा, और फिर गिर गया जाकर फिर इसका ऐसे करके मर गया। ठीक है, मतलब जी वाले प्रोसेस, जी वाला मूवमेंट देख रहे हो, यानी कि जी वाले मूवमेंट में एयर अंदर चली गई है। ठीक है, एयर अंदर चली गई, सांस लेके फिर बंदा जो है सांस लेके मर गया, यानी कि उसके बाद वो सांस बाहर नहीं निकाली, सांस लेते लेते मर गया ऐसे करके। तो ऐसा होता है कि मैं क्यों, उस प्रोसेस में जो है गाड़ी ने उसको जब ठोका, तो ठोकने पे उसके बाई चांस ऐसा हो सकता है, जब ये प्रोसेस देखने पे उसका डायफ्राम जो है टूट गया। तो डायफ्राम जब ये खराब हो जाता है तो क्या होता है, इंसान इसी तरीके से मरता है, उसका डायफ्राम बर्बाद हो गया होगा और इसीलिए वो सांस लेके मर गया। वो वाली सांस नहीं, ये वाली सांस लेके श्वास लेके मर गया, श्वास। ठीक है, तो वो श्वास लेके मर गया। इस तरीके की प्रोसेस देखने को मिलती है। अब यार देखो गर्भवती महिलाओं में भी एक चीज पाई जाती है, जब महिला जो होती है गर्भवती होती है तो क्या होता है, उसके पेट में तो बच्चा होता है, तो उसको जो पेट इस तरीके से फूला हुआ होता है ना, तो ये डायफ्राम को तो ऊपर नीचे होने की जगह होती नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से बाहर निकालती है वो। तो उनके क्या होता है, इस केस में जब ऐसा होता है तो उनकी रिब्स काम करती हैं, यानी कि पसलियां, रिब की जो होता है इनकी जो रिब्स काम करती हैं, तो यही फूलती हैं सिकुड़ती हैं, फूलती हैं सिकुड़ती हैं, तो इस तरीके से काम करती हैं सांस को लेने और छोड़ने में।
यहाँ तक हम लोगों ने सब चीज पढ़ ली है। हमने बताया पहले, सबसे पहले सांस कहाँ गई, नासा छिद्र में, नासा कपाट में, ग्रसनी में, स्वर यंत्र में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल में, एल्वियोली में, एल्वियोली से ब्लड ने हर जगह जाकर दान किया, कोशिका ने दान किया, माइट्रोकंड्रिया को, माइट्रोकंड्रिया में चला क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप हमने ग्लूकोज को बनाया, उसको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बची, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उसने दिया ब्लड को, और ब्लड में पाया था हीमोग्लोबिन और यानी कि ब्लड, और ब्लड उसको लेके आया, दोबारा लेके आया फेफड़ों तक, और फेफड़ों ने फिर उसको बाहर निकाल दिया। इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे शरीर में आई और ऑक्सीजन शरीर से बाहर गई। तो देखो श्वसन जो होता है हम लोग दो 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 जगह पर देखने को मिलता है। एक तो होता है आंतरिक श्वसन, एक होता है बाह्य श्वसन। जो ये वाला प्रोसेस समझ रहे हो ना, जो फेफड़ों तक हम लोग सांस लिए ना, फेफड़ों से सांस लेके बाहर निकाली, जो होता है आंतरिक श्वसन तक। और जब फेफड़ों तक सांस ली, फिर यहाँ से एल्वियोली से ब्लड लेके गया सेल्स तक लेके गया, वहां चला, उसने दिया माइट्रोकंड्रिया को, माइट्रोकंड्रिया में चला क्रेब्स सेक, और क्रेब्स सेक के फलस्वरूप फिर क्या हुआ कि वहां पर इसकी पूरी प्रोसेस हुई, तो उसे कहते हैं आंतरिक श्वसन, जो कि कोशिका में हुआ वो आंतरिक श्वसन, और जो सिर्फ फेफड़ों तक हुआ है वो होता है बाह्य श्वसन। ओके, अब इसके आगे हम बताते हैं कि हिचकी क्यों आती है, हिचकी आने का रीजन क्या है। एक चीज के कई सारे रीजन होते हैं, तो उसमें हम एक मेन रीजन, एक और रीजन बताते हैं कि एक बेसिक तौर पर हिचकी कब कब आती है, इसका रीजन बताते हैं। स्लाइड चेंज करते हैं। ओके, वीडियो पॉज करना पड़ेगा। देखो ये एपिग्लोटिक्स काम किस तरीके से करती है। ये हमारा फूड पाइप होता है, ये हमारा ट्रैकिया होता है, और ये कहाँ पर होता है, फेरिंक्स में होता है, हमारा स्वर यंत्र से बटा हुआ होता है। जब लोग खाना खा रहे होते हैं ना, तो ये क्या करता है, तुम लोग खाना खा रहे होते हैं तो जो एपिग्लोटिक्स जो है इस तरीके से यहाँ पर मुड़ जाता है और इस वाले रास्ते को बंद कर देता है ट्रैकिया के, ताकि जो खाना है सीधा कहाँ पर जाए, हमारा फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टमक में जाए। बट जब हम लोग खाना नहीं खा रहे होते, श्वास ले रहे होते हैं, तब यही क्या करता है कि इस तरीके से यहाँ पर बंद हो जाता है, यहाँ पर बंद हो जाता है, ताकि जो श्वास ले रहे हैं ना सीधे हमारे फेफड़ों तक चली जाए। बट कभी कभी होता क्या है कि जो हमारा जो खाना है ना, वो फूड पाइप की जगह पर यहाँ पर जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है, हमारे फेफड़ों की तरह पर जाने लगता है। खाना जो इस तरीके से फेफड़ों तक जाने लगता है, तो हमारा जो जी क्या होता है, फेफड़े जो होते हैं इसके ऊपर धक्का ऐसा लगाते हैं, कभी कभी हिचकी ऐसी आ रही है, तो ये जो फेफड़ों द्वारा जो उस पर खाने का धक्का लगाया जाता है, इसको पीछे तरफ धकेला जाता है, क्योंकि फेफड़े देकर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ धकेला है कि तुम इधर ना हो, तुम्हारी इधर कोई जरूरत नहीं है, तुम उधर जाओ। तो फेफड़े जब उस पर धक्का लगाते हैं तो उसी कहते हैं हिचकी आ रही है। तो वही क्या होता है, हिचकी आ रही है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिचकी आ रही है। बट ऐसा होता क्यों है यार। देखो जो नॉर्मली हम लोग खाना खा रहे हैं, और जब हम लोग का दिमाग किसी दूसरे के ख्यालों में बिजी होता है, हम लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, दिमाग इधर है नहीं, खाने पे दिमाग नहीं है, दिमाग कहीं और है, किसी और के ख्यालों में खोया हुआ है। किसी अगर देखो जिसकी बंदी है उसका दिमाग बंदी के ख्यालों में खोया है, जिसकी बंदी नहीं है वो सोच रहा है कि यार वो कितनी अच्छी लग रही थी, पट जाती है घास की, उसका उसमें खोया हुआ है। तो जिंदगी इसी में बर्बाद है। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि ये दिमाग तो हमारा कहीं और खोया हुआ है, खाना हम लोग खा रहे हैं, और दिमाग कहीं और हमारा खोया हुआ है। तो खाना जब हम लोग खा रहे हैं, इस तरीके से खाना नीचे उतर के आ रहा है। अब जो एपिग्लोटिक्स पूछ रहा है कि एपिग्लोटिक को कंट्रोल हम लोग खुद नहीं करते हैं, कि हम लोग खाना खा रहे हैं, बोलते हैं एपिग्लोटिक्स खाना खा रहे हैं, इस तरफ हो जाओ, हाँ खाना चले गया। अब सांस ले रहे हैं, एपिग्लोटिक्स की तरफ जाओ, सांस ले रहे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी कंट्रोल कौन करता है, माइंड करता है। तो माइंड कहीं और पहले से खोया हुआ है, तो क्या होता है, माइंड जब पहले कहीं और से खोया होता है, खाना इस तरीके से नीचे आ रहा है। अब एपिग्लोटिक्स कंफ्यूज में पड़ा है कि क्या करें, कहाँ मुड़े, इधर मुड़े कि उधर मुड़े। एपिग्लोटिक्स कंफ्यूज में है, वो माइंड से पूछ रहा है कि भैया बताओ क्या करें, चच्चा दद्दा मार बताओ क्या करें, लेकिन वो नहीं बता रहा है। तो नहीं बता रहा है, तो क्या है, वो उसने गलती से जो मुड़ गया, इस तरह मुड़ गया, इस तरह मुड़ गया, इस तरह मुड़ गया, ट्रैकिया की तरह मुड़ गया। तो खाना जैसे इसके ऊपर नीचे से उतरा, अब ये तो सुन नहीं रहा है, तो उसको सुनवाने के लिए जो फेफड़ा चच्चा जो होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं इसके ऊपर, जब उसको हड़कते हैं हिचकी दे दे करके, तब जो सुनता है जा करके, तब लोग कहते हैं पानी पी लो पानी पी लो। तब ये अपने एपिग्लोटिक्स सही जगह पर आता है, और जो खाना जो होता है इसके द्वारा बह के नीचे चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। ओके, इस तरीके से बह के नीचे चला जाता है। और ट्रैकिया में क्या होता है, और जब कभी कभी आपने देखो, आप लोग खाना खाते समय छींक रहे होते हैं, तब भी उसके साथ कुछ आपके निकल आते हैं,
पोर्शन खाने के, तो वो इसी में चले जाते हैं ना, तब वो लोग आप उसको दोबारा निकाल लेते हैं, बहुत ही छींक ऐसी आती है, तब वो निकल आते हैं, या तब वो निकल आते हैं बाहर। तो इस तरीके से होता है। ओके, तो हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग गाँव देहात में हिचकी आती है तो हम लोग कहते हैं कि यार कोई याद कर रहा है, पता नहीं कौन याद कर रहा है, वो तो याद नहीं कर रहे। तो रियलिटी में वो याद नहीं कर रहे होते, तुम याद कर रहे होते, तभी हिचकी आती है। हिचकी आने का मेन रीज़न यही है कि हम लोग उल्टा बोलते हैं, कोई हमें याद नहीं कर रहा होता, हम उनको याद कर रहे होते, तभी हिचकी आती है हम लोगों को। ओके, अब यार बात सुनो, जब हम लोग कहाँ जाते हैं, पर्वत वाले एरिया पे जाते हैं, तो वहाँ पर दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो जब पर्वत पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं, तो उसमें क्या क्या मिला होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिला दी जाती है। बताएंगे कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नाम है, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी क्यों मिला है, जबकि रुपया तो उन्होंने ऑक्सीजन का फूका है। ठीक है, जब लोग सागर में जाते हैं या समुद्र में जाते हैं, तो वहां पर भी जब लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस मिला करके जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब लोग गहरे समुद्र में जाते हैं, गहरे समुद्र में जाए 300 फीट 300 फीट से ज्यादा नीचे हम चले जाए समुद्र में, तो क्या वहां पर कौन सा लेके जाते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में इन सब चीजों का क्या काम है, देखो हम लोग जो श्वास लेते हैं ना, हमने बताया था वायु में उपस्थित जितने भी और भी गैसें हैं सब लेते हैं, नाइट्रोजन गैस भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस भी लेते हैं, सारी गैस लेते हैं। हमारे और जो ऑक्सीजन गैस, प्योर ऑक्सीजन गैस होती है, बहुत भारी होती है, और हमारे फेफड़ों को इसकी आदत नहीं है कि जो डायरेक्ट पूरी ऑक्सीजन गैस ले सके। इसी की वजह से जो क्या होता है, इसी वजह से इसमें ये चीजें मिला दी जाती हैं ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो, उसको हल्का बनाने के लिए चीजें मिला दी जाती है, नाइट्रोजन गैस को और हीलियम गैस को। अब ज्यादा गहरे समुद्र में चले जाओगे तो वहां ज्यादा दाब कम हो जाएगा, और वहां पर आप ज्यादा भारी चीज लेकर नहीं चल पाओगे, इसलिए हीलियम जो गैस होती है वो उसकी रीजन और भी होती है, और भी ज्यादा हल्की होती है। ठीक है, हीलियम गैस ले जाने का एक कारण होता है, जब लोग गहरे समुद्र में चले जाते हैं तो बेंडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बारे में बताएंगे केमिस्ट्री के लेक्चर में, किस प्रकार से बेंडिंग होती है। ओके, तो यहाँ इस जब हम लोग पर्वत वाले एरिया में जाते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर में इन गैसों को भी मिला दिया जाता है। अब देखो यार, तो आप लोग देखा होगा जब फौज वौज की भर्ती चल रही होती है, तो उसमें ये कहता है कि सीना फुलाओ, सीना फुला के चेक करता है ना कि तुम्हारे जो सीना है ठीक ठाक है कि नहीं है। तो उसको बताने से पहले कुछ चीज़ें बताते हैं। तो हमारे टाइडल वॉल्यूम जो होता है, लंग्स का जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है 500 ml का, 500 ml का होता है। और जो उसको टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है कम से कम 6000 ml की होती है। 6000 यार, टाइडल वॉल्यूम क्या है यार, मनुष्य एक मार में सामान्यतः जितनी ml सांस को लेता है ना, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। हम लोग नॉर्मली जो 500 ml सांस तक को लेते हैं। ओके, और जबकि टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है हमारी, 6000 ml की होती है, यानी 6 लीटर की होती है, कि एक बार में हम इतनी सांस कैप्चर कर सकते हैं। तो जब आर्मी में जाता है वो सीना फुलाने के लिए इसीलिए कहता है, क्योंकि जब आप इतने फुलाओगे ना तो उनको एक नाप होती है कि आपका जो सीना है इससे इतना, अगर जो वयस्क पुरुष होगा उसका 6 लीटर जब भर जाएगी, 6 लीटर ऑक्सीजन भर जाएगी, तो उनका जो सीना होता है एक निश्चित मात्रा में उतना और चौड़ा हो जाता है, तो वो लोग उसको और चेक करते हैं। अब क्योंकि ये सबका वैसे तो चेक हो नहीं सकता है कि सबके आ रहे हैं, सबके लंग्स होके चेक हो रहे हैं, तो डॉक्टरों ने क्या कहा, पहले आप इसको ऐसा करके लाइए कि, ऐसा करके लाइए कि आप एक इंची टेप लीजिए, पहले नॉर्मल सीने को मापिए, फिर उससे ये कहिए कि आप जो है कि सांस लीजिए, खूब जितनी सांस ले सकते हैं, तो अपना सीना फुलाइए। तो सांस लेकर सीना फुलाते हैं हम लोग इतना, तो उनका एक निश्चित मात्रा में बढ़ जाता है एरिया कवरेज, इस तरीके से। ओके, तो ये यहाँ तक का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे बताएंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।